फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप लोगों का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी की व्याकरण की पाठ्य योजना। तो अगर काफ़ी लोगों का कमेंट आया हुआ था कि सर हिंदी की व्याकरण की पाठ्य योजना अपलोड करिए, तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे अब 2-3 पाठ्य योजना, वैसे ऑलरेडी 7-8 पाठ्य योजना व्याकरण के ऊपर अपलोड है, और हिंदी की पाठ्य योजना कम से कम 25 के लगभग आपको रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे हिंदी लेसन प्लान के, वहाँ पे आपको 20 से 25 लेसन प्लान ऑलरेडी मिल जाएगा। लेकिन अगर व्याकरण का चाहिए तो 5 से 6 अपलोडेड है, और मैं यहाँ पे 3 से 4 और अपलोड कर दूंगा। जैसे अगर आप लोग को व्याकरण की सिर्फ पाठ्य योजना चाहिए तो 8-10 पाठ्य योजना आप लोग को आसानी से मिल जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पाठ्य योजना संख्या लिखा गया 135, यानी कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे 135 के आसपास आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के, जैसे साइंस का है, सोशल साइंस का है, मैथ का है, हिंदी का है, कंप्यूटर का है, इंग्लिश का है। तो 135 से ज़्यादा ही होंगे, कुछ की नंबरिंग स्टार्टिंग में मैं मिस कर गया था, तो उसके बाद जब नंबरिंग किया मैंने तो 135वां आज का लेसन प्लान है। लेकिन आपको लगभग 150 के आसपास लेसन प्लान आपको मिल जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आएगी जो मैं ये बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो लाइक कर दीजिएगा। नीचे लाइक का बटन है, थम्स अप का बटन है, उस पर क्लिक करके, जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ, मैं और जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ और मेहनत करता हूँ कि आप लोगों के लिए और भी हेल्पफुल वीडियो बना सकूँ। और अगर अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अब आते हैं आज की पाठ्य योजना पे। सबसे ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप ये पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। उसके बाद अध्यापक का नाम, या फिर आप छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक का नाम हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कक्षा 6-7 लिखी गई, यानी कि ये जो पाठ्य योजना है वो कक्षा 6 में भी आप पढ़ा सकते हैं और 7 में भी पढ़ा सकते हैं, ऐसा टॉपिक ही आज का। वर्ग है अ, विषय है हिंदी का, उप विषय है व्याकरण, दिनांक यहाँ पे लिखना होता है जिससे ये पता चलता है कि आपने कौन से डेट को कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई थी। अवधि यहाँ पे 40 मिनट की है। अवधि आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 35 मिनट का टाइम देते हैं या 45 मिनट का टाइम देते हैं या फिर 40 मिनट का टाइम देते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कालांश द्वितीय, यानी कि कक्षा 6 में या कक्षा 7 में सेक्शन ए में हम सेकंड पीरियड में जाएंगे ये लेसन प्लान पढ़ाने के लिए। इसके बाद आते हैं हम अपने प्रकरण के ऊपर। आप देख सकते हैं हमारा आज का प्रकरण है संधि। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आसान भी है, और आप आसानी से इसको बना सकते हैं और आसानी से इसको पढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद आता है आपका यहाँ पे हेडिंग सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आपको अपने विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करना है, वो आज का ये विषय पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का ज्ञान विकसित होगा, इसके बारे में आपको सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत कम से कम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है, और अधिक से अधिक 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं इसके अंतर्गत। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला पॉइंट है छात्रों को हिंदी भाषा समझने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को भाषा को शुद्ध रूप में पहचानने योग्य बनाना। चौथा पॉइंट है छात्रों को हिंदी वर्णों की उत्पत्ति एवं शब्दों के विभिन्न रूपों से परिचित कराना। पाँचवा पॉइंट है हिंदी वर्णमाला एवं विराम चिन्हों से अवगत कराना। और छठवां पॉइंट है हिंदी भाषा में शब्द निर्माण एवं संप्रत्यय निर्माण को समझ सकेंगे। ठीक है। अब इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य, जैसा कि आपका सामान्य उद्देश्य था आपका विषय पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा, उसी तरीके से आपका जो टॉपिक है संधि, उसको पढ़ाने से बच्चे क्या क्या सीखेंगे, किन चीज़ों का उनके अंदर विकास होगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, उसके अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत कम से कम 3 से 4 पॉइंट और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला पॉइंट लिखा गया है छात्र हिंदी भाषा में संधि के महत्व को समझ सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र व्याकरण के नियमों से को समझकर संधि को समझ सकेंगे। तीसरा पॉइंट है छात्र संधि के उदाहरणों का अंकन कर सकेंगे। और चौथा पॉइंट है छात्र संधि को विश्लेषित कर सकेंगे। ये 4 पॉइंट हो गए आपके विशिष्ट उद्देश्य के। अब विशिष्ट उद्देश्य के बाद आपको हेडिंग लिखना होता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप इसको शिक्षण सहायक सामग्री या फिर प्रयुक्त सहायक सामग्री हेडिंग डाल सकते हैं। सहायक सामग्री के अंतर्गत वो सभी सामग्री यहाँ पे लिखनी होती है जिसकी सहायता आप 40 मिनट की क्लास में शिक्षण कार्य करने के लिए लेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, चार्ट, पॉइंटर आदि। इसके अलावा अगर आप कोई और अन्य सामग्री यूज करते हैं तो वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको बच्चों के पूर्व ज्ञान के ऊपर आधारित यहाँ पे अवधारणा लगानी है, एज्यूम करना है कि वो उनके अंदर क्या नॉलेज होगी पहले से। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया छात्र शब्दों को जोड़ने और विभक्त करने की सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि शब्दों को कोई 2 शब्द दे दीजिए उसको जोड़ने की उनके अंदर कला है, या फिर कोई शब्द दे दीजिए उसको तोड़ने की, विभक्त करने की कला उनको पहले से उनके अंदर मौजूद है। अब आता है आपका लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न किसी लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको बनाने में थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है। पहली बात तो इसमें आपकी कॉलेज के ऊपर डिपेंड है कि 3 कॉलम का प्रस्तावना प्रश्न बनवाते हैं या 2 कॉलम का। क्रम संख्या अगर ऐड हो जाएगा तो 3 कॉलम हो जाएगा। क्रम संख्या अगर आप छात्राध्यापक क्रिया वाले में ही लिख लेते हैं 1 2 3 4
तो 2 ही कॉलम का रहेगा। और दूसरा बात, यहाँ पे कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं और मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। और तीसरी बात यहाँ पे है कि प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा दूसरा प्रश्न आप उसी से बनाएंगे, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा तीसरा प्रश्न आप उसी से बनाएंगे। तो यहाँ पे यही 3 चीज़ ध्यान दीजिए। आप किसी भी मतलब पाठ्य योजना का आप आसानी से यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न बना सकते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, हिंदी भाषा के दोनों वर्णों का नाम बताइए। तो वर्ड 2 ही हैं यहाँ पे, स्वर और व्यंजन, तो बच्चे बता देंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दिया जाता है कि जो आप उत्तर लिखते हैं वो ये नहीं कोई कहेगा कि ये उत्तर नहीं दे पाएगा स्टूडेंट। आपकी क्लास में 30 से 40 बच्चे जो भी है उसमें से कोई ना कोई बच्चा आपका आंसर जरूर देगा। सबसे अगर आप पूछेंगे एक एक करके तो कोई ना कोई बच्चा आपका उत्तर दे देगा। दूसरा प्रश्न फिर यहाँ पे बनता है, व्यंजन आपको उत्तर मिल गया वहाँ पे, तो कुछ व्यंजनों के नाम बताइए। तो बच्चे बता देंगे, क ख ग घ जो भी है बता देंगे। तो उसके बाद तीसरा प्रश्न फिर बनाइए उन्हीं व्यंजन में से जो व्यंजन मिले हैं कि क वर्ड किन 2 वर्णों से मिलकर बना है। तो क में आपको पता है क और अ आता है, तो ये बता देंगे बच्चे। इसके बाद फिर आप पूछिए क प्लस अ धन अ को जोड़कर क लिखने को क्या कहते हैं। तो बच्चे बताएंगे संधि। कोई ना कोई बच्चा संधि जरूर बोलेगा। कक्षा 6 या 7 के बच्चे हैं तो उनको पता होगा, इतना पूर्व ज्ञान है उनको जोड़ने और विभक्त करने का, तो बच्चे बता देंगे संधि। अब जैसे ही संधि बोले आपका प्रकरण तो यहाँ पे निकल गया। अब उससे रिलेटेड ऐसा कुछ प्रश्न पूछिए जो बच्चों को न आए या फिर अच्छे से एक्सप्लेन न कर पाएँ, जिससे आप उस चैप्टर को शुरू कर सकें। तो 5वां प्रश्न फिर यहाँ पे बनता है, संधि के विषय में विस्तार से बताओ। तो विस्तार से कुछ न कुछ तो बताएंगे बच्चे आपकी क्लास में, प्रयास करेंगे उसका, लेकिन आपको उससे एक्स्ट्रा बताना है, यानी कि उस क्वेश्चन को उनके लिए समस्यात्मक बनाना है। तो ये हो जाएगा 5वां प्रश्न उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न। इसी के बाद तुरंत आप वहाँ पे अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे, छात्रों आज हम लोग संधि के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये आपका हो गया उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के बाद आपको सीधे अब उस चैप्टर को पढ़ाना है। पढ़ाने को कहते हैं हम यहाँ पे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से लिखा है। इसको पूरे पेज पे बनाना था, इसलिए मैंने इसको सीधे सीधे पेज पे बना लिया है। आप देखने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा आगे से ऐसी नहीं गलती होगी। मैं प्लेन पेज पे बनाऊंगा जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो, लेकिन फिर भी आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कोई एकदम साफ साफ लिखा गया है। और अब धीरे धीरे मैं पढ़ के भी बता दूंगा, जिससे आपको अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप सुनिएगा, वो दूर हो जाएगा। इसमें टोटल देख लीजिए 6 कॉलम बनाने होते हैं। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रियाएँ, शिक्षण विधियाँ और लास्ट में श्यामपट्ट कार्य। अगर आप यहाँ पे कोई और भी आपके कॉलेज वाले कहते हैं कि एक कोई यहाँ पे और ऐड हो जाएगा कोई कॉलम, तो वो आपके ऊपर है, लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है वो इतना ही होता है। तो क्रम संख्या में 1 डालिए। शिक्षण बिंदु में आप संधि की परिभाषा बच्चों को बताएंगे सबसे पहले। तो छात्राध्यापक क्रिया में लिखिए 2 वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण यहाँ पे बता दीजिए, शिव धन आलय शिवालय होता है, देव धन इंद्र देवेंद्र होता है। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखना है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि थी व्याख्यान विधि, और श्यामपट्ट पे लिख दीजिए 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न, यानी कि जो आपने पढ़ाया है उससे कुछ देखते हैं कि बच्चों को कुछ समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न पूछ लीजिए, छात्रों महा प्लस महाधन आशय को मिलाने से क्या बनेगा। तो बच्चे बता देंगे महाशय, उनको जोड़ने आता है, आपने उनको बता भी दिया है। ये प्रश्नीकरण विधि था, तो विधि में लिख दीजिए शिक्षण विधि में प्रश्नीकरण विधि। उसके बाद संधि के प्रकार लिखिए। दूसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु में संधि के प्रकार। उसके बाद बच्चों को बताएंगे छात्राध्यापक, छात्रों संधि 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पे फिर उसके सामने लिखिए, छात्रा ध्यानपूर्वक सक्रिय होकर सुनेंगे उसको। और उसके बाद व्याख्यान विधि था, श्यामपट्ट पे वही तीनों प्रकार लिख दीजिए। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर से बोधात्मक प्रश्न पूछिए यहाँ पे, छात्रों संधि कितने प्रकार की होती है। तो बच्चे बता देंगे 3 प्रकार की। यहाँ बोधात्मक प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि बच्चे सक्रिय रहें, क्लास में उदासीनता ना आए। फिर अगला क्रम संख्या आता है स्वर संधि। अब तीनों संधियों के बारे में बताएंगे आप। तो स्वर संधि आता है, 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए यहाँ पे मुनि धन ईस मुनीस। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये भी व्याख्यान विधि था, तो यहाँ पे व्याख्यान विधि लिख दीजिए। चौथा पॉइंट है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के बारे में भी यहाँ पे बताइए, किसी व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो विकार आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिग धन गज दिग्गज होता है। छात्र छात्रा वाले कॉलम में लिखिए, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। व्याख्यान विधि थे तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए। और लास्ट में आता है विसर्ग संधि, 5वां पॉइंट। विसर्ग संधि के बारे में बच्चों को बता दीजिए। विसर्ग, यहाँ पे विसर्ग का चिन्ह आप बता दीजिए उनको, के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विसर्ग में जो विकार आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं।
अब यहाँ पे तीनों का उदाहरण लिख के बता दीजिए श्याम पट पे। स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि के उदाहरण। स्वर संधि का उदाहरण है सदा धन एव, सदैव होता है। व्यंजन संधि का होता है जगत धन ईस, जगदीश होता है। और विसर्ग संधि पे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तपह धन वन है तो तपोवन हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका प्रस्तुतिकरण यहाँ पे समाप्त होता है। इसके अलावा भी अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं अपने प्रस्तुतिकरण में, आप ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किस क्लास के लिए पढ़ा रहे हैं, 6 के लिए पढ़ा रहे हैं तो इतना काफ़ी है, 7 के लिए पढ़ा रहे हैं तो इतना काफ़ी है। अगर और ऊंची क्लास के लिए पढ़ा रहे हैं तो आप और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद आता है पुनरावृत्ति का प्रश्न कि बच्चों को जितना आपने पढ़ाया वो बच्चों को देखिए कि कितना समझ में है और आपके पढ़ाने का तरीका कितना अच्छा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पुनरावृत्ति के प्रश्न में क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी आप मिनिमम 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न है यहाँ पे संधि कितने प्रकार की होती हैं, और दूसरा प्रश्न है विसर्ग संधि किसे कहते हैं। और लास्ट में आता है आपका लेसन प्लान का सबसे लास्ट पॉइंट होता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है, आप प्रैक्टिकल चल रहा है आपका, एग्जामिनर पूछता है कि लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना का अंतिम हेडिंग क्या होता है, तो वो गृह कार्य होता है। तो यहाँ पे गृह कार्य में आप ऐसा क्वेश्चन बनाए जिससे बच्चों को घर पे जाके वो चैप्टर रिवाइज करने का मौका मिले और आप उनको उसको चेक भी कर सकें। तो यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है क्वेश्चन, संधि को परिभाषित करते हुए 5 उदाहरण लिखकर लाना है आपको बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आप घूम के देख लीजिए कि बच्चे कॉपी में नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको आप दूर कर दीजिए बच्चों के। ये हो जाएगा आज का लेसन प्लान यहाँ पे समाप्त। आशा करता हूँ आपको आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ, मुझे और मोटिवेशन मिलता है। मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। और अगर आप लोगों को किसी भी विषय का, किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट मैं तुरंत रीड करता हूँ, उसका रिप्लाई तुरंत करता हूँ। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। और 24 से 48 घंटे के अंदर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपका लेसन प्लान आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, अगर नए हैं रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो यहाँ पे आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।